हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों के लिए देखिए फाइनली रेनबो क्लास 12 पार्ट 2 बिहार बोर्ड का है। ये मैं लेकर के आ गया हूँ बुक। और ये देखिए इसका चैप्टर नंबर जो है फर्स्ट है। इसमें 2 सेक्शंस है, प्रोस एंड पोइट्री। तो देखिए यहाँ पर कंटेंट आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए कंटेंट प्रोस में क्या है। फर्स्ट लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसे महात्मा गांधी जी ने खुद से लिखा है। और इसमें ये क्या बताते हैं अभी आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए इस चैप्टर का सबसे पहले आपको हम वर्ड मीनिंग दे चुके हैं, जिसको ग्लोसरी एंड नोट्स कहते हैं। तो अब देखिए इसको बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो देखिए इसको मैं आज लाइन बाय लाइन आपको भले ही धीरे लेकिन बिल्कुल सही तरीक़ा से ट्रांसलेट करके आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विकास कुमार है। तो मैं आज आप लोगों को देखिए पढ़ा रहा हूँ। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय महात्मा गांधी, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में महात्मा गांधी जी ने लिखा है। देखिए इस चैप्टर में देखिए शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी born in 1869 and dead in 1948, popularly known as Bapu or the father of the nation, was more a spiritual leader than a politician। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म सन 1869 को और मृत्यु सन 1948 ईस्वी को हुई थी। और ये बहुत प्रसिद्ध थे। ये महात्मा गांधी जी जो थे वो जाने जाते थे बाबू के नाम से, अर्थात राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे। और महात्मा गांधी जी जो थे वो आध्यात्मिक नेता थे, स्पिरिचुअल लीडर। आध्यात्मिक नेता ज़्यादा, राजनीति कम और आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे। आगे कहता है ही सक्सेसफुली का मतलब कि सफलतापूर्वक, ही सक्सेसफुली यूज्ड उपयोग किया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अर्थात अंग्रेजी शासन इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया अगेन इंडिपेंडेंस। तो कहता है कि महात्मा गांधी जी ने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया मुख्य हथियार के रूप में ब्रिटिश रूल, अर्थात अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे मदद किया उन्होंने। फ्रॉम 1915 टिल 1948, सन 1915 ईस्वी से लेकर सन 1948 ईस्वी तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। वो जो थे बड़ा ही प्रभावशाली रहे भारतीय राजनीति पर। कब से कब? 1915 से 1948 के बीच वह कम्प्लीटली मतलब मुख्य रूप से क्या रहे, प्रभावित रहे, अर्थात उस पर प्रभाव बनाए रखे भारतीय राजनीतिक पर। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा जा सकता है। वैसे ऑब्जेक्टिव की अगर आप बात करिएगा तो पूरा बुक में से कहाँ से क्या पूछ दे ये कहना मुश्किल है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग कॉपी निकाल करके, पेन निकाल करके जो मुख्य चीज़ लगे आपको और जो मैं बताऊँगा वो आप नोट करते जाए। और देख रहे हैं यहाँ वर्ड मीनिंग में हम हिंदी लिख चुके हैं। तो आपको अगर ढंग से दिखता है तो आप लिख भी सकते हैं, अन्यथा हम बोल रहे हैं आप लिखते जाइए। वर्ड मीनिंग सबसे बड़ी चीज़ है आपको इंग्लिश पढ़ने, सीखने और समझने के एंगल से। तो देखिए, तो उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का मुख्य रूप के हथियार, मुख्य हथियार के रूप में, वेपन्स मतलब हथियार होता है, मुख्य हथियार के रूप में मतलब ये जो है ब्रिटिश रूल के प्रति क्या किया था, यूज किया था। और इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की। और सन 1915 ईस्वी से 1948 तक उन्होंने
प्रभाव जमाए रखा भारतीय राजनीति पर। कहता ही डेड, वो मार दिए गए, एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक मतलब कट्टर व्यक्ति के द्वारा, कट्टर व्यक्ति के हाथों द्वारा 130 जनवरी 1948। देखिए सन 1948 को 30 जनवरी सन 1948 को एक कट्टरपंथी हाथों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द नंबरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chest आइडोमेटिक इंग्लिश। तो उनकी जो मृत्यु है, हत्या 30 जनवरी सन 1948 को कर दी गई। और इनका जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ अर्थात मेरी प्रयोग सत्य के साथ, इसमें और साथ ही साथ और उन्होंने अनगिनत आर्टिकल्स लेख लिखा उन्होंने यंग इंडिया के प्रति, वो जो पेपर होता है उनके प्रति इन्होंने बहुत सारा लेख लिखा था और भाषण तक भी लिखा था, जिससे यह पता चलता है कि ही डिलीवर्ड वन डिफरेंट ओकेजन्स, उन्होंने अनेकों डिफरेंट अलग अलग ओकेजन्स अवसरों पर भाषण दिया था। और उससे ये पता चलता है कि वो मौलिक विचारक तो थे ही, बट उसके साथ साथ वो शुद्ध और मुहावरेदार अंग्रेजी के एक ग्रेट मास्टर, एक बड़े ज्ञाता भी थे। ग्रेट मास्टर, बड़े ज्ञाता। आगे कह रहा है कि इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, नीचे लिखे गए अंश, ये एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश, अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली withstood the passage of time, the western civilization which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral wings। तो इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी जो थे वह अपने आत्मबायोग्राफी में, आत्मकथा में बताते हैं कि वो देखिए शुद्ध और मुहावरेदार अंग्रेजी के मास्टर भी थे। और ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिया गया अंश है, तो महात्मा गांधी इसके बारे में ये बताते हैं कि भारतीय, देखिए वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, पूर्वी सभ्यता, वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता, यूरोप की जो सभ्यता है, वो उसकी एक टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है कि वो भौतिकवाद की पूजा करती है, जो कि मैच नहीं हो सकती है इंडियन सिविलाइजेशन से, अर्थात पूर्वी सभ्यता से, भारतीय सभ्यता से कभी भी वो मैच नहीं करता है, क्योंकि हम लोग एलिवेट्स करते हैं, मोरल विंग्स, नैतिक की बढ़ावा देते हैं। एलिवेट्स का मतलब बढ़ावा देना। तो आपने क्या देखा, गांधी जी इसमें ये बता रहे हैं कि किस तरह मतलब पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता में अंतर है, आज वो बताएंगे। तो देखिए अब शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड का मतलब होता है विकसित किया, देखते हैं लिख चुके हैं, इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। ये बताते हैं गांधी जी कि मेरा मानना है कि भारतीय सभ्यता का जो विकास हुआ है ना, इसका कोई पूरे संसार में तोड़ नहीं है, अर्थात तो हमारे जैसी सभ्यता, भारत की जैसी सभ्यता किसी भी दुनिया में किसी की भी सभ्यता नहीं है। कहता नथिंग कैन बी इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर, मतलब हमारे पूर्वज, रोम वेंट ग्रीस शेयर्ड द। तो देखिए यहाँ से पहले कोई भी सभ्यता, हमारे हमारे पूर्वज हमारी सभ्यता की बीज बो करके गए हैं, कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता, इक्वल नहीं है ना, बराबर नहीं कर सकता। रोम का क्या हो गया, रोम की सभ्यता का नाश हो गया। ग्रीस शेयर्ड द, आगे देखिए, सेम फेट का मतलब होता अंत, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, रोम का नाश हो गया। आगे है द माइट ऑफ द फराओज वाज ब्रोकन, फराओ जो राजा था
उसका भी क्या हो गया, सभ्यता टूट गई, समाप्त हो गई। जापान हैज बिकम सिविलाइज्ड ऑफ चाइना, नथिंग कैन बी सेड, बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। तो देखिए आपने, तो क्या कह रहे हैं कि रोम का क्या हो गया, नाश हो गया हैं, और ग्रीस का भी वही हाल हुआ। फराओ जो राजा थे वहाँ के इजिप्ट के, उनका भी क्या हो गया, उनका भी सभ्यता छिन्न भिन्न हो गया। और जापान का वेस्टर्नाइज हो गया, अर्थात ये पश्चिमीकरण हो गया। और चाइना चुट्टा को कुछ नहीं कहा जा सकता। अब बात सीधे समझ, चाइना तो अपने लेवल पर क्या कहे। तो इन सब के बीच भी आज हमारी सभ्यता क्या है, कायम है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीक्स ऑफ और रोम विच एक्सिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। देखिए कह रहा है कि इसको फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, पूर्व वाला। तो इन्होंने कहा कि ग्रीक और रोम से जो लेसन से, पाठ से जो सीखते हैं ना यूरोप के जनता, यूरोप के लोग, वह सोच उनका भी देखिए, जब ग्रीस का क्या हो गया, पतन हो गया सभ्यता का, रोम का पतन हो गया, तो इसका भी तो हो ही जाएगा एक दिन। कहता इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और ये लोग ना कोशिश करते हैं कि उनसे जो सीखते हैं ना, उसमें क्या सीखते हैं, देखिए द यूरोपियंस इमेजिन, वह सोचते हैं कि दैट कि दे विल अवॉइड, वे लोग ना इस चीज़ से क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे द मिस्टेक ऑफ ग्रीक एंड रोम, जो ग्रीक और रोम के लोगों ने उनकी सभ्यता से जो उन्होंने अपना क्या किया, सीखा, तो उसकी सभ्यता क्या हो गई, अंत हो गई ग्रीक और रोम की। तो यूरोप के वासी सोचते हैं कि हम उसकी सभ्यता को पढ़ करके हम वो जो गलती किए थे ग्रीक और रोम के लोग, वो गलती नहीं करेंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। बताइए ये उसकी स्थिति है, किसकी, तो यूरोप के वासियों की। अरे आप जिसकी सभ्यता से सीख रहे हैं, वो खुद की सभ्यता पढ़ के, खुद की सभ्यता पे चल के, संस्कृति का पालन करके वो नाश कर लिया अपने आप को, तो क्या आप उसका पढ़ रहे हैं सभ्यता, तो क्या आपका नाश नहीं होगा, होगा तय। तो देखिए आगे सेकेंड नंबर है, इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच इंडिया रिमेन्स इम्बोवेबल, मतलब कि अटल ना, एंड दैट इज हर ग्लोरी। कहता इन सबों के बीच भारत का जो सुंदरता है ये क्या है, अटल है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि इट इज़ ए चार्ज, यह एक आरोप है अगेंस्ट इंडिया, भारत के प्रति, कि वो पश्चिमी के लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि हमारी जो जनता है ना, हर पीपुल अर्थात भारत की जनता क्या है, असभ्य है, अज्ञानी है, मूर्ख है, कि क्या, तो हम लोग जो है ना क्या नहीं करते हैं, एडॉप्ट नहीं करते हैं, किसी चीज़ नए चीज़ को अपनाते नहीं है, ये चार्ज लगाता है ना। कहता इट इज़ ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, ये हमारी मेधावी पर क्या है, ये एक आरोप है, ये हमारे खिलाफ क्या है, ये एक आरोप लगा रहा, चार्ज मतलब आरोप। What we have tested and found true on the anvil of experience, experience का मतलब था अनुभव, anvil का मतलब न्याय, we dare not change। तो गांधी जी कहते हैं कि भले पश्चिम के लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि हम नई चीज़ों को नहीं अपनाते हैं, नई चीज़ नहीं सीखते हैं, तो इन्होंने कहा कि हम जो टेस्ट किए हैं और टेस्ट करने के बाद जो पाया है, हम अपने अनुभव की निहाई पर जो हम सत्य का परीक्षण किए और उस परीक्षण में जो हम पाए हैं क्या, जो हमारी सभ्यता है बहुत अच्छी है, और वी डेयर नोट चेंज, कि हम
हमें इसे बदलने की हिम्मत हमें नहीं है। मेनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, वो लोग ना हम लोगों को इंडिया को एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं। एंड सी रिमेन्स स्टडी, कि हम अपनी सभ्यता में बदलाव करें, लेकिन हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सी रिमेन्स स्टडी अर्थात यह हमारी नियमित है, यही ठीक है, हमको किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ हर ब्यूटी, और यही भारत की क्या है, सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर और आवर होप, और यही जो है हमारी आशा का मुख्य आधार है। हमें किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, अगर आप समझ गए हैं तो आप ठीक है, और नहीं समझे हैं तो एक बार आप फिर से इसे प्ले करके देख ले, और वर्ड मीनिंग मैं कहूँगा कि आप लिख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। तो बस इसी के साथ जय हिंद।